अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हमारे पास 4 टाइप्स हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है। उसमें फर्स्ट 2 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस इज द थर्ड वन। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स होते हैं कि सर हमें हमारी केमिस्ट्री की बुक से पढ़ाया करें, सो दैट इज वाई मैं करता क्या हूं कि आपकी बुक से इमेजेस लेके आपको पढ़ाता हूं। उसका फायदा ये होता है कि आप जो है ना टू द पॉइंट आपको नॉलेज मिल जाता है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहां पे आप देखोगे कि वो जनरली टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑल्दो वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बट चूंकि आप एफएससी की स्टूडेंट हो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके लेवल से हाई लेवल की होती हैं, जैसे बीएससी लेवल की हो जाती हैं, तो फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो आई थिंक it is a better option to teach you from your chemistry book। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखता है कि the difference in the freezing point of pure solvent and solution is called depression of freezing point। देखें, एक आपके पास होता है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का मतलब कि जिसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट जो है वो ऐड नहीं किया होता। दूसरा आपके पास क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दोनों आप क्या करते हो? उनको मिक्स करते हो। व्हेनेवर यू मिक्स बोथ ऑफ दीज, तो उससे होगा कि आपके पास सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास है टेम्परेचर लेट से वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हो, सॉल्यूट ऐड करने के बाद अगर उसका टेम्परेचर लेट से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब क्या हुआ है कि 10 में से आपने क्या किया? 5 माइनस किया है ना। सो अब 5 को जैसे आप माइनस करते हो, 5 डिक्रीज आया है, 5 माइनस करो इसमें से, इसका मतलब है कि इसके अंदर 5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसका पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था प्योर सॉल्वेंट का? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आपने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो डिक्रीज हो गया कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज आया इसके अंदर, दिस इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था ना कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, सो वो जो सॉल्यूशन होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर डिफरेंस आएगा। अब जब डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपकी बुक में लिखता है कि फिगर 10.8 शोज हाउ वेपर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस द फ्रीजिंग पॉइंट। कहता है ये जो आपके पास टेबल गिवन है नीचे, ठीक है, इसको हम डिस्कस भी करते हैं। ये आपको बताता है कि वेपर प्रेशर जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे चेंज करता है, कैसा मतलब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या है। इसमें डिफरेंट कर्व्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कर्व ABC इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें ABC कर्व कौन सा है? देखिए हम इसको ना यहाँ से व्हाइट कलर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज कर्व A, फिर B पॉइंट तक आता है, देन C पॉइंट तक आता है। याद रखो कि ये जो हमारे पास कर्व है, ठीक है, जो हमने ड्रॉ की, दिस इज फॉर द प्योर सॉल्वेंट। The solvent freezes at temperature T1 corresponding to the point B। अच्छा, ये जो आपके पास इसका पॉइंट B है, जिसको मैं चलिए ब्लू कलर के साथ ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सॉरी, ये ब्लू कलर हमने लिया, सिलेक्ट किया। ठीक है, ये जो आपके पास पॉइंट है ये इसका क्या है? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, दिस इज पॉइंट B। ये आपकी बुक में प्रोमिनेंट लिखा होगा, वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको हम चलिए व्हाइट के साथ कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अच्छा, पॉइंट B जो है ना, ये हमारे पास क्या है? दिस इज T1। ये इसका क्या है? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर व्हाट? फॉर प्योर सॉल्वेंट। और यहां पे जो वेपर प्रेशर है ना वो कितना होता है? दैट इज P0। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे क्या चीज है? हमारे पास वेपर प्रेशर है।
एक्स एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव टेम्परेचर। अच्छा, अब प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट बी जो है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, और वहां पे टेम्परेचर होता है T1 और वेपर प्रेशर जो होता है दैट इज P0। द पोर्शन ऑफ द कर्व BC इज फॉर द सॉलिड सॉल्वेंट। अब इसके अंदर दो पॉइंट है, ठीक है, A से B और फिर B से हमारे पास C तक का जो कर्व है, दिस इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट की कोई मतलब बात करते हैं एग्जांपल की, तो एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं जब आपके पास ब्रास एलॉय बनता है, ठीक है, ब्रास एलॉय में क्या होता है कि कॉपर और जिंक जो है इनका मिक्सचर बनाते हैं, सो इससे हमारे पास क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, और उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज एलॉय। ब्रास उसका कॉमन नेम है, ठीक है, उस एलॉय को ब्रास कहते हैं। इसी तरह अगर हम मरकरी का सोल्यूशन बनाते हैं टेन के अंदर, ठीक है, या सिल्वर के अंदर, तो जैसे आप लोगों ने क्लास 9th में सोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा था कि दैट इज यूज्ड फॉर डेंटल फिलिंग, ठीक है, टीथ के अंदर जो छोटे छोटे होल्स कैविटीज बनते हैं, सो डॉक्टर हमारे टीथ में क्या करता है, फिलिंग करते हैं, सो उसके अंदर जो सोल्यूशन यूज होता है वो हमारे पास क्या होता है, मरकरी, और उसका सोल्यूशन बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर R10। तो अब वहां पे जो सॉल्वेंट होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखता है कि ग्रेटर स्लोप ऑफ कर्व BC इंडिकेट अ रैपिड चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर स्लोप देखें, जब आपके पास क्या है, BC से आप आ रहे हो तो स्लोप क्या हो रहा है, रैपिडली जो है वो चेंज हो रहा है। अब इस चेंज का मतलब क्या है कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो आपके पास क्या होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ठीक है, द कर्व DEC, अब हम DEC की बात करते हैं, इज फॉर द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन ये जब आपके पास आता है ना, तो ये आपके जहन में आ जाना चाहिए कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप लोगों ने अब क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया है। सॉल्यूट ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो चुकी हुई है। इट मीट्स द कर्व BC एट पॉइंट E। अच्छा, अब ये जो आपके पास कर्व है, ठीक है, दिस इज D और ये आपके पास E है और यहाँ पे C है। ठीक है, इसको चले मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक दफा फिर से ये सारा कुछ इधर से रिमूव हो जाएगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको इस चीज की सही से समझ आ जाए कि ये मैंने सारा इसको रिमूव कर दिया। अब हम अगले कर्व की बात करते हैं। पहले की आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो आप वीडियो दोबारा से भी देख सकते हैं। ये जो आपके पास है D E और फिर हमारे पास क्या है, C। अब अगर आप देखें ना, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है, इस पॉइंट E का। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा था ना B पे, और वहां पे जो वेपर प्रेशर था दैट वाज P0। लेकिन अभी की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए कर्व की, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कौन सा है, वो पॉइंट E है। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास क्या है, पॉइंट C। ये आपके पास क्या होगा, जब आपके पास सॉलिड सॉल्वेंट होंगे तब की बात है। अब अगर हम E को देखते हैं, तो यहां पे आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, दैट इज P। ठीक है, यहां से अगर आप लाइन लगाते हो, आपकी बुक में प्रोमिनेंट फॉर्म में है तो आप वहां से देख सकते हो। ये आपके पास इसका वेपर प्रेशर है, किसका, सॉल्यूशन का। यहां पे अगर आप देखो ना, तो टेम्परेचर क्या हुआ, दैट इज T2। पहले हमारे पास जो था वो T1 के ऊपर उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा था B पॉइंट पे। सेकंड जो आपके पास कर्व है DE वाली, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो E पॉइंट पे है। ठीक है, जब और टेम्परेचर T2 होगा और उस वक्त वेपर प्रेशर क्या होगा, P। सो यही बात आपको बता रहा है कि इट मीट्स द कर्व BC एट पॉइंट E which is freezing point of the solution T2 when its vapor pressure is P which is lower than P0। अब यहां पे देखें तो आपके पास डिफरेंस देखें ना, ये क्या है, इसके बीच में ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, P0 और P के दरमियान क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इनके वेपर प्रेशर में क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है टेम्परेचर के साथ।
This is because vapor pressure of a solution is always less than that of pure solvent. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वीडियोस में पढ़ा था ना कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्यूशन का, वो हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या ऐड किया, सोल्यूट ऐड कर दिया। अब द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीजिंग पॉइंट गिव्स द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखें आपके पास अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास है T1 माइनस T2, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो, सो डिफरेंस लेने के बाद इससे जो क्वांटिटी बनती है दैट इज नोन एज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास T4 टेम्परेचर है, यहाँ पे स्मॉल f लिखा हुआ है, f जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप फाइंड कर सकते हो व्हेन यू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू टेम्परेचर। अब एक्सपेरिमेंटली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ना कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, मोलैलिटी के ऊपर जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अगर मोलैलिटी ज्यादा होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसकी डिप्रेशन ज्यादा होगी और वाइस वर्सा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम अगर इक्वलिटी में चेंज करेंगे ना, तो इक्वलिटी में चेंज करने के बाद क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट हमारे पास लगता है K और स्मॉल f, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम K B लगा रहे थे और यहां पे हम क्या लगाते हैं, K F लगाते हैं। Where Kf is the constant called the मोलल freezing point constant, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। एमडी कैट वालों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फेडरल बोर्ड के एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कह सकता है कि Kf जो है इसको हम, या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट का सेकंड नेम क्या है, तो आपको क्रायोस्कोपिक का पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आपसे वो पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट क्या है, तो आप उसको क्या कहोगे, दैट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर हमारे पास मोलैलिटी 1 मोल होगी तो मोलैलिटी की जगह हम 1 लगाएंगे, तो 1 जब लगेगा तो हम देखेंगे कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट, ठीक है। Thus, the depression of freezing point when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 1 kg of solvent। अब 1 kg क्यों ले रहे हो, मोलैलिटी की बात करो तो याद रखो मोलैलिटी जो है वो उसको हम लेते हैं 1000 में, ठीक है, 1000। अब इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप क्या करते हो कि 1 मोल सॉल्यूट ऐड करते हो जो कि आपके पास नॉन वोलेटाइल, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे 1 मोलल सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो, 1 मोल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, ठीक है। 1 मोल क्या ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट ऐड कर रहे हो किसके अंदर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉरी दिस इज नॉट 1 मोलल, दिस इज 1 kg। अब 1 kg क्या है, दिस इज सॉल्वेंट मोलैलिटी। अब देखें इन दोनों को जब मिक्सचर करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी ना, ठीक है। सो ये आपको बता रहा है कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है कि जब आप 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। So the value of Kf depends upon the nature of the solvent and it's independent of solute used। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो Kf है ना, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। The nature of the solute does not affect the freezing point depression as long as the solute does not ionize। अब ionize क्या होता है कि आपके पास जैसे हम वैसे जनरली मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी है कि ये कन्वर्ट हो सकता है आयन के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर अगर आप इसको ऐड करोगे तो सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा, Cl नेगेटिव आयन बनेगा। नाउ दीज आर नोन एज आयंस। अगर आपके पास कोई ऐसा आप सॉल्यूट ऐड करते हो जो कि आयनाइज होगा,
तो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर इफेक्ट होगा। अदरवाइज अगर उसकी आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में आपके पास क्या है, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग W2 gram of solute of molecular mass M2 dissolved in W1 gram of solvent is given by। अब ये आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर किया था। आपको अगर इसकी समझ नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जहां पे हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, आप वहां से इसको डिटेल में देख सकते हो। अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन थी ना, इक्वेशन कैसी थी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब इस मोलैलिटी की जगह पे आपने करना क्या है, यू हैव टू ऐड दिस इक्वेशन। यहाँ पे ऐड करें इस इक्वेशन को, सो आपके पास क्या बनेगा, इस तरह की कोई इक्वेशन जो है इससे आ जाएगी। जैसे आप इसको इससे लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, तो यहीं पे रहेगा। और मोलैलिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे W2 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर हम लिखेंगे M2 मल्टीप्लाई बाय W1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास के लिए इस वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा M2 इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और टी डेल्टा टी एफ जो है ये यहाँ पे मूव कर जाएगा और W1 यहाँ पे होगा। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से आप क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हो, इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्यूट के मोलिकुलर मास का, जो कि आपने इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया हुआ। सो डियर व्यूअर, ये था आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, और के एफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्रेस्कोपिक कांस्टेंट। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग माई यूट्यूब चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो।